नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पूर्व मंत्री और PCC के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक ट्वीट पर राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसे जहां अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के बहाने सरकार को घेर रही है, तो वहीं बीजेपी जीतू पटवारी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही है। इंदौर बीजेपी के नेताओं ने पुलिस में शिकायत कर जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद जीतू के बचाव में पूर्व CM कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा समेत कई नेता उतर आए। इधर इंदौर कांग्रेस के नेता DIG हरिनारायण चारी मिश्र से मिलने पहुंचे और बीजेपी के 9 नेताओं पर केस दर्ज करने की मांग भी की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने सोशल मीडिया पर डाले गए सबूतों के साथ नामों की लिस्ट DIG को सौंपी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि FIR दर्ज नहीं हुई तो आमरण अनशन किया जाएगा। वहीं DIG ने जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिया। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रखना हमारा दायित्व है, पर देश के प्रधानमंत्री का सवाल करना हमारा धर्म है। मेरे पे प्रकरण बनवा के अगर रोजगार मिलते हो तो 100 प्रकरण बनवा दें। जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है, जीतू पटवारी के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। जिस विषय को लेके वो सड़क पे आने की बात कर रहे हैं, एक भी कार्यकर्ता ऐसा है जिस पर झूठा केस लग गया हो क्या? जो जिस केस के कारण से वो कह रहे हैं पूर्व मंत्री के, उस पर केस झूठा लगा है? जवाब दे के झूठा लगा है क्या उस पर केस? सभी नेताओं पे 6-7 मुकदमा लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे मुकदमा क्यों नहीं लगता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से। और इतने दबाव की राजनीति में ये कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा प्रदेश? 9 लोगों पे मुकदमा दर्ज करा जाए और हमने विद प्रूफ, विद CD, विद प्रूफ हमने उनको ज्ञापन सौंपा है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन दिया है जिससे मुख्य तौर पर पिछले दिनों प्रकरण काम हुआ था उसको लेकर के, और उन्होंने भी संबंधित कुछ दस्तावेज दिए हैं। उनके परीक्षण के बाद संबंधित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरह मध्य प्रदेश ने बीते सालों में बिजली, पानी और कृषि के क्षेत्र में विकास के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, उसी तरह अब स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उपलब्धि पाने के लिए कोशिश करनी होगी। CM ने यह भी कहा वेबिनार के माध्यम से कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप निर्माण के लिए वेबिनार श्रृंखला के तीसरे दिन स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हम सजग रहे। CM शिवराज ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच की व्यवस्था के साथ ही उपकरण को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स भी हों, तभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य पूरा होगा। कार्यक्रम में जुड़े मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए वेबिनार का आयोजन प्रशंसनीय है। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में हुई इस बैठक में संघ ने तय किया है कि वो कोरोना काल में बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्रामीण स्तर पर पहल करेगा। RSS मोहल्ला और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा केंद्र संचालित करेगा। इसके साथ ही संघ ने तय किया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए संघ के स्वयंसेवक आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए भी समाज में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और कांग्रेस के शुद्धिकरण अभियान पर मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा है कि पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वालों में लक्ष्मण सिंह भी थे। ऐसे में कांग्रेस नेताओं को पहले उनको शुद्ध करना चाहिए। PHE मंत्री ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में जाकर गंगा जल छिड़के तो जनता इन्हें जबरदस्त जवाब देगी। लक्ष्मण सिंह को तो पूरा किस्सा मालूम है ना, इससे हमारे साथ लक्ष्मण सिंह भी तो थे, और तो उनको मालूम है कौन कौन सूटकेस लेके गए हैं, तो उनको वो नाम उनके उल्लेखित करें, नाम क्लियर करें कौन लोग हैं जिनको गंगा जल से धोएंगे। लक्ष्मण सिंह शुरू करें गंगा जल से धोना, ये तो जनता का अपमान कर रहे हैं जी। हमारी जनता क्या अपवित्र है क्या? मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव सितंबर में लंबित है। कोरोना काल के कारण ये टलता नजर आ रहा है। प्रदेश बीजेपी आलाकमान सितंबर में होने वाले इस चुनाव को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी में तेजी थम गई है। बीजेपी के तीनों प्रमुख नेताओं में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। CM शिवराज घरबंदी के चलते उनकी सक्रियता भी फाइलें निपटाने तक सीमित हो गई है। लिहाजा बीजेपी में चुनाव प्रचार पूरी तरह शांत है। हालांकि बीजेपी की चुनावी रणनीति कांग्रेस से बिल्कुल अलग है।
स्पष्ट है बीजेपी ने चुनाव प्रचार में तेजी करी और इसी का नतीजा था कि मध्य प्रदेश में कोरोना फैला और कोरोना के अगर कोई गुनहगार है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर आप मास्क लगाए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं तो कोरोना से आपका बचाव हो सकता है, परंतु हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे विशेषज्ञों ने, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि जुलाई और अगस्त का जो माह है ये कोरोना पीक पर रहेगा और इसलिए इसमें हम सबको बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के बाद मध्य प्रदेश की सियासी फिजा बदली सी दिख रही है। खुद पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस बदलाव का मोर्चा संभाला। 27 सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भगवा रंग में रंगे कार्यक्रम तय करना शुरू कर दिए हैं। कमलनाथ की इस भक्ति प्रेरित राजनीति ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल तैयारियों में जुटे हैं। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन ने जहां बीजेपी के प्रचार अभियान में संजीवनी का काम किया है, तो वहीं कांग्रेस इस कोशिश में जुटी है कि बीजेपी को हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों का फायदा लेने से रोका जाए। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भूमि पूजन की सार्वजनिक खुशी मनाने के बाद चुनिंदा नेताओं के साथ 2 दिन तक बैठक कर बीजेपी को पछाड़ने की रणनीति बनाई है। राम मंदिर को लेकर बीजेपी की तरह ही कांग्रेसी खेमे में भी उत्सव का माहौल दिखा था। अब कांग्रेस के सियासी श्रेय लेने की होड़ को लेकर बीजेपी टेंशन में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भगवान राम को या हनुमान जी को के नाम पर राजनीति नहीं करती और इसलिए कांग्रेस के लिए राजनीति का विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये श्रद्धा का और आस्था का विषय है। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर भगवा रंग में जितना कमलनाथ रंगे नजर आए, उतना तो बीजेपी का कोई नेता नहीं दिखा। अपने आयोजनों से भी कांग्रेस को आगामी उपचुनावों में उम्मीद की रोशनी दिख रही है। माना जा रहा है कि कमलनाथ तय कर चुके हैं कि गाय, गंगा जल, राम वन गमन पथ और राम मंदिर जैसे मुद्दों को ही आगे रखकर कांग्रेस उपचुनाव में उतरेगी। राम हमारे आराध्य है और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का केंद्र, हमारे लिए आस्था और विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीति और एक मुद्दा है। बीजेपी के ज्यादातर नेता जहां कांग्रेस को ढोंगी बताने में लगे हैं, वहीं कमलनाथ अपनी सरकार के समय गौ संरक्षण, राम वन गमन पथ, महाकाल और ओंकारेश्वर मंदिर के विकास और दूसरे धार्मिक कामों को उपलब्धि के तौर पर बताकर ये साबित करने में लगे हैं कि कांग्रेस शोर कम और काम ज्यादा करती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जीत का भगवा ध्वज किस ओर फहराता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। परिवहन विभाग की चौकियों से हो रहे भ्रष्टाचार, डीजल पर महंगे वैट समेत अन्य मांगों को लेकर एमपी में 7 लाख ट्रक और दूसरे माल परिवहन सोमवार से 3 दिन के हड़ताल पर चले गए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारी युवराज सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड 7 लाख ट्रक और अन्य वाणिज्यिक वाहन 3 दिन तक नहीं चलेंगे। साथ ही एमपी से हर दिन 33,000 वाहन गुजरते हैं, वो भी नहीं गुजरेंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि हम अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर परिवहन मंत्री से मिले थे, लेकिन मुलाकात सकारात्मक नहीं रही। ट्रांसपोर्टर्स की मांग है कि कोरोना काल का परिवहन और गुड्स टैक्स माफ किया जाए। पिछले 1 साल में जो वैट और अन्य टैक्स बढ़ाए हैं उन्हें वापस लिया जाए। हमारी मांगे डीजल पेट्रोल के लिए लेके हैं और आरटीओ चेक पोस्ट हैं, जो बॉर्डरों पर आरटीओ चेक पोस्ट हैं, जहाँ पे गुंडागर्दी होती है, चोट वसूली होती है, भ्रष्टाचार होता है, इनको लेके ही ये आरटीओ बैरियर्स हटाए जाए। सरकार नहीं मानती है तो हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। डीजल पेट्रोल की होड़ में पेट्रोल से आगे निकल गया। मैं ट्रांसपोर्ट व्यवसायी भाइयों से भी अनुरोध करता हूं, आप लोग कोशिश करिए कि सरकार के साथ बैठ के बात करें। यदि ये मुख्यमंत्री नहीं मानता है तो हम भी आपके साथ खड़े हैं।
चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, मध्य प्रदेश में अब ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल भी दो फाड़ है। एक तरफ कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करके कुछ लोग कह रहे हैं कि हम हड़ताल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऑपरेटर्स जबलपुर से ये बात कहते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, कई दिनों तक हमने 3 महीने तक हमने ट्रक खड़े कर रखे थे, अब हमें येन केन प्रकार रोजी रोटी चलाना है, हमें अपने ट्रक के पहिए नहीं थामने हैं। आखिर दोनों एसोसिएशन का अलग अलग मत है। कुछ लोग कह रहे हैं हड़ताल करेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सवाल क्या है, क्या सरकार इनकी मांगों पर ध्यान भी दे रही है या फिर इन्हें अपनी रोजी रोटी की चिंता है? फिलहाल ये अपनी मांगे छोड़ चुके हैं। देखिए बिल्कुल विजय, मध्य प्रदेश में जो तमाम ट्रक ऑपरेटर्स हैं और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं और उन्होंने इंदौर से, चूंकि सबसे अधिक यदि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इंदौर में है और पूरा संगठन इंदौर से संचालित होता है, इंदौर के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 3 दिन तक हड़ताल का आह्वान किया गया है। और आज पहले दिन की बात करें, इंदौर में हड़ताल पूरी तरह से सक्सेस रही है। राजधानी भोपाल में भी करीब 80% जो ट्रांसपोर्टर्स है वो हड़ताल पर रहे थे, लेकिन जबलपुर के साथ और कुछ ट्रांसपोर्टर्स की बात करें जो हर दिन की उनकी मजबूरी है, हर दिन जो उनकी रोटी की चिंता है और कोरोना काल में जिस तरह से उनका पूरा व्यापार, पूरा व्यवसाय ठप हुआ है, तो उसको लेकर उन्होंने जो है इस जो हड़ताल का आह्वान किया गया है उसका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि उनको हर दिन जो है कमाना पड़ रहा है और लॉकडाउन के बीच उनका काफी कुछ नुकसान हो चुका है, लेकिन जो मांगे हैं मांगों को वो लोग भी जायज ठहरा रहे हैं जो कि हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। जो मांगों की बात करें, मुख्य रूप से सबसे बड़ी मांग यही है कि जो लॉकडाउन के समय का जो गुड्स और सर्विस टैक्स उनसे लिया जा रहा है वो टैक्स नहीं लिया जाए, सबसे बड़ी मांग उनकी यही है। और इसी को लेकर लंबे समय से सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच गतिरोध चल रहा है। वो ट्रांसपोर्टर जो कि हड़ताल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मांग की वो भी समर्थन कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये बात तो सामने है कि जो ट्रांसपोर्टर की हड़ताल है उसका हर तरफ से जो है समर्थन मिल रहा है। इंदौर में पूरी तरह से बंद रहा है, राजधानी भोपाल में भी 80% करीब ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ट्रांसपोर्टर्स का वो भी है जो कि यदि उसके 2 दिन तक यदि अब वाहन थम जाए तो इस स्थिति में नहीं रहेगा कि अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे तमाम लोग हैं वो इस हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अपनी मांग जो है जायज है, मांग सरकार के सामने रखी जाए, मांग पूरी करने की लगातार प्रयास करते रहें, लेकिन हड़ताल पर नहीं जाएं और जो फैसला लिया गया है वो एक तरफा ले लिया गया है, उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया है। ये जबलपुर के साथ जो आसपास के ट्रांसपोर्टर्स है उनका कहना है। लेकिन फिलहाल बात करें, आज पहले दिन जो हड़ताल रही है वो मिलीजुली रही है और अधिकांश जो है ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर रहे हैं। कल और परसों भी इस तरह के हालत मध्य प्रदेश में बिगड़ सकते हैं और एक मोटे आकलन की बात की जाए, इससे न सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक मोटा आकलन यह कि 2000 करोड़ का जो है नुकसान सरकार को इन 3 दिन की हड़ताल से हो सकता है, ये आंकड़ा निकलकर सामने आए। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से बात करें, जो ट्रांसपोर्टर्स की मांग है, लंबे समय से उनकी मांग है, फिलहाल सरकार की ओर से अभी कोई उसमें नरमी नहीं ली गई है। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जिन्होंने ये आह्वान किया उनका ये भी कहना है कि ये सांकेतिक हड़ताल है 3 दिन की और यदि उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो जो इससे जो है अगली योजना है, जो अगली प्लानिंग है, इससे बड़ी की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ आसपास के जिलों से आह्वान किया जाएगा कि वो भी अपने ट्रकों के, अपने जो व्यावसायिक वाहन है उनके पहिए थामे। फिलहाल आज की बात करें, आज मिलीजुली जो है प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। कई ट्रांसपोर्टर्स राजधानी भोपाल में भी ऐसे देखा है जो छोटे ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने हड़ताल का समर्थन जरूर किया, क्योंकि मजबूरी है, उनको अपना व्यवसाय चलाना है, अपने परिवार को पालना है, अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको भी तनख्वाह देना है। तो ऐसे कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स है वो जरूर उन्होंने अपने वाहन सड़कों पर निकाले हैं। लेकिन अभी कल का दिन भी है और परसों का दिन है, यानी अगले जो दिन है वो किस तरह का रुख सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से आज पहले दिन जो पूरे ट्रांसपोर्टर्स एकजुट हुए हैं खासतौर पर बड़े शहरों के, तो ये साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव है और सरकार जो है अब किस दिशा में क्या चर्चा करती है ये देखना होगा। शुक्रिया राकेश इस तमाम बातचीत के लिए। और इधर मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के मामले में आज भी सीबीएसई ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश नहीं किया। ऐसे में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सीबीएसई समेत सभी पक्षकार को अपना जवाब पेश करने के लिए 24 अगस्त की आखिरी मोहलत दी है। स्कूलों की मनमाना फीस वसूली को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आगामी आदेश तक उसका अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसके तहत कोई भी स्कूल फीस ना भर पाने वाले किसी भी बच्चे को अपने स्कूल से बेदखल नहीं कर सकेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से एक संशोधन आवेदन भी पेश किया गया, जिसमें राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने और ऑनलाइन पढ़ाई का टाइम टेबल तय किया गया है। पिटीशन में हमने आज ये भी सारे दस्तावेज पेश किए हैं कि किस प्रकार से आईएमए
जो है उन्होंने भी ये कहा है कि इससे बच्चों को आंखों में कितना नुकसान हो रहा है, इससे पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है, बच्चे चुपचाप ये जो उटपटांग साइट्स हैं पॉर्न की उसको देखते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब माननीय उच्च न्यायालय में मामला भी चल रहा है तो ऐसे सरकारी आदेश पे भी तुरंत रोक लगाई जाए। बात इंदौर की करते हैं, जहां एडल्ट फिल्म शूट कर पोर्न साइट पर बेचने वाले मास्टरमाइंड ब्रिजेंद्र सिंह गुर्जर को राज्य साइबर सेल इंदौर ने गिरफ्तार किया है। ब्रिजेंद्र गुर्जर अग्रिम जमानत के लिए इंदौर आया था। यहां सूचना मिलने पर साइबर पुलिस ने उसे धर दबोचा। ब्रिजेंद्र गुर्जर से पुलिस ने मोबाइल और दूसरे डेटा से जुड़े टेक्निकल एविडेंस जब्त किए हैं। उसने मॉडल्स के साथ एडल्ट फिल्म शूट कर उसे पोर्न साइट पर बेचने की बात कबूल की है। उसने बताया कि वो 2014 से इस तरीके से एडल्ट फिल्म शूट कर उसे मुंबई में बैठे विजयानंद और आशीष नाम के 2 लोगों के साथ मिलकर बेच दिया करता था। ये फिल्में फेनियो फिल्म्स के बैनर तले बनाकर बेची जाती थी। ब्रिजेंद्र वर्तमान में भिंड जिले का रहने वाला है और इसका स्थायी पता उत्तर प्रदेश के जैतपुर का है। पूछताछ में उसने बताया कि 2012 में उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टार बिपाशा बसु की हॉलीवुड मूवी शूट हुई थी, जिसमें क्राउड में उसे काम मिला था। इसी के बाद ही उसे इस फिल्म में काम करना और डायरेक्ट करने का चस्का लगा था। फिलहाल फेनियो मूवी के बैनर तले ऑन साइट्स को फिल्म पर बेचने के मामले में संजय परियार नाम के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है। इंदौर में जिन लोगों ने ऐसी फिल्मों में पैसा लगाया है, साथ ही जिन लोगों के साथ मिलकर इन फिल्मों को बेचा गया है, उन सभी के बारे में जानकारी निकाली जा रही है। छतरपुर में गुस्साई भीड़ के थाने में पथराव की तस्वीरें सामने आई हैं। मामला ईसानगर थाने का है, जहां 5 दिन पहले फांसी के फंदे पर लटका मिला एक महिला का शव था और इस मामले में परिजन ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया था। साथ ही आरोपियों पर मामला दर्ज करने के लिए चक्का जाम भी किया था। जांच में मामला आत्महत्या का बताया गया। परिजन का आरोप है कि दबंगों ने बीती रात उनके साथ गाली गलौज की और हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद कार्रवाई न होने पर मृतक के परिजन ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा कर पथराव किया। घटना के बाद थाने के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। और अब बात कटनी की करते हैं, जहां ग्रामीणों ने रेत माफिया के साथ मारपीट की है। रेत माफिया और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ था। गांव के अंदर से गाड़ी निकालने को लेकर यह विवाद था। बारी थाना इलाके का मामला है, जहां रेत माफियाओं के बीच और ग्रामीणों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां रेत माफिया के साथ मारपीट हुई है। तस्वीर आप देखिए, जहां ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पिटाई की है। तो बरी थाना इलाके का मामला, तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां रेत माफिया के साथ मारपीट हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।